सभी। तो आज हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस की पहली कक्षा में आज हम फिजिक्स में पहला टॉपिक पढ़ेंगे मापन व मात्रक। तो मापन व मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ की फिजिक्स के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें, यानी कि इस समस्त ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम किसी न किसी मात्रक से नापते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम उसको किसी न किसी एक प्रॉपर एक उचित नाम से जानेंगे और वो जो उसका उचित नाम होगा, वो जो वस्तु होगी जिसका हम वो नाम ले रहे हैं, वो वस्तु या फिर वो चीज़ क्या कहलाती है, वो एक राशि कहलाती है। और इस ब्रह्मांड में मिलने वाली सभी जो पदार्थ हैं उन्हें हम भौतिक राशि की संज्ञा देते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी पदार्थ भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। और ये जो भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। अगर भौतिक राशि की हम बात करते हैं तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होंगी, एक होगा अदिश और दूसरा होगा सदिश। अदिश और सदिश राशि। तो दिस जो वर्ड है वो दिशा को शो करता है, दिस यानी कि दिशा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी शब्द के शुरू में ए शब्द लगा दो तो वो पिछले वाले का उल्टा हो जाता है। तो ए दिस यानी कि जिसमें दिशा ना हो, तो दिस यानी कि दिशा है, ए दिस यानी कि जिसमें दिशा ना हो। तो प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं है, केवल और केवल परिमाण है। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे क्या कहलाएंगी, आपकी अदिश राशियां। लेकिन वे भौतिक राशियां जिनमें स यानी कि साथ और दिश यानी कि दिशा, अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। हर वो वस्तु जो ब्रह्मांड में मौजूद है उसका अपना परिमाण यानी कि उसका अपना द्रव्यमान है, उसका अपना अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व के साथ यानी कि उस परिमाण के साथ साथ यदि वस्तु में दिशा है, यानी कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक वस्तुएं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। अब जैसे अदिश और सदिश राशियों की जब हम बात कर रहे हैं तो अदिश राशि जैसे हम बात करेंगे, अदिश राशि में क्या कहा जाता है कि वस्तुओं का परिमाण तो है लेकिन उनकी दिशा नहीं है। जैसे हम बात करते हैं दूरी की, तो दूरी कभी किसी दिशा में नहीं होती। सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पॉइंट ए से और यहाँ जाना है बी, ये पॉइंट आपका इलाहाबाद में हो और ये पॉइंट आपका दिल्ली हो, तो हम जो है जब यहाँ दूरी तय करेंगे तो बहुत इस तरह से मार्ग को तय करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। यानी कि हमने कोई एक उचित दिशा का यूज़ नहीं किया यहाँ पहुँचने के लिए। तो जिस चीज़ में एक उचित दिशा नहीं होगी, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होगी, वो राशि कैसी होगी, अदिश होगी। अर्थात दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, तो दूरी के विपरीत अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करेंगे और न्यूनतम दूरी सदैव कैसी होती है, विस्थापन सदैव कैसा होता है, सरल रेखीय। तो सरल रेखा में इन दो बिंदुओं को मिला दो। अब जब ये गति सरल रेखीय हो गई, ये जो दूरी हो गई, अब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई ये एक दिशा में हो गई क्योंकि सरल रेखीय है। सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा के रूप में, और सीधी रेखा हमेशा क्या होती है, एक अपने आप में दिशा का अस्तित्व रखती है, यानी कि इसके परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। तो विस्थापन में क्या है, एक निश्चित दिशा है क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, इसमें एक निश्चित दिशा है, जिस कारण विस्थापन क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। यानी कि वे सभी राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, वो अदिश, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा है वो राशियां सदिश राशि होती हैं। अब अगर हम इनके बाद बात करते हैं मात्रकों की, तो अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो मात्रक की अब तक 4 पद्धतियां हुई हैं, जिसमें सबसे पहली नंबर 1 CGS पद्धति, नंबर 2 MKS पद्धति, नंबर 3 FPS पद्धति और नंबर 4 SI पद्धति।
तो अगर हम बात करते हैं मात्रक की चारों पद्धतियों की, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति यानी कि हम केवल 3 राशियों को मूल राशियां यहाँ मानकर चलते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो वो पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, उस पद्धति को CGS पद्धति। और जिस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड का हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए यूज करते हैं, वो MKS पद्धति। इसी तरह से फुट, पाउंड और सेकंड, जिसमें हम दूरी, द्रव्यमान और समय को फुट, पाउंड और सेकंड में शो करते हैं, वो आपकी FPS पद्धति होगी। अब अगर हम बात करते हैं SI पद्धति की, तो वर्तमान में जो आपके मात्रक लिए गए हैं वो SI पद्धति पर आधारित हैं और 1967 में इन्हें अपनाया गया था। SI पद्धति के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो SI पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं। सात मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। तो ये 7 मूल राशियां लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा इस तरह से परिभाषित की जाती हैं। अगर हम 2 पूरक राशियों की बात करेंगे तो घनकोण और समतल कोण, ये 2 पूरक राशियां होंगी। अब यहाँ बात आई है राशियों की। तो अगर राशियों की हम बात करते हैं तो किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें किसी ना किसी एक यूनिट की तो आवश्यकता पड़ती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम बात करें कि हमें शॉप से चीनी लेने जानी है, तो अगर हमें चीनी लेनी है तो उसका कुछ तो मात्रक होगा, किसी चीज़ से तो नाप के लाएंगे, तो उनसे लाते ना 1 किलो, 2 किलो चीनी, तो किलोग्राम क्या हुआ, उसका यूनिट हो गई उसे नापने की। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो राशियां हैं, कोई भी राशि हो उसे नापने का अपना एक मात्रक होता है। तो मात्रक यानी कि किसी भी राशि को मापने की जो यूनिट होगी वो उसकी मात्रक होगी। तो ये 7 मूल राशियां हैं, तो 7 ही मूल मात्रक भी होंगे। तो मूल मात्रक भी 7 होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब मोल से अणुओं की संख्या मापी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि 1 मोल में कितने अणु होंगे, तो 6.023 गुणा 10 की पावर 23। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी 6.023 गुणा 10 की पावर 23। कहीं कहीं पर यह संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 भी लिखी हुई है। अगर NCERT बुक्स की हम बात करते हैं तो उसमें 6.022 दिया हुआ है, जबकि अदर बुक्स में 6.023 दिया हुआ है। और इसे ही हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान 1 मोल में अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होता है, यानी कि 6.023 गुणा 10 की पावर 23, जिसमें सर्वमान्य जो है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ 7 मूल राशियों की, तो 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक भी होंगे। और अगर हम बात करते हैं पूरक राशियों की, घनकोण और समतल कोण की, तो घनकोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन, जबकि समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन। तो अगर हम बात करते हैं राशि की, तो यहाँ वर्ड आया है एक मूल राशि। अब अगर हम मापन के आधार पर, इन मात्रकों के आधार पर हम राशि को बांटते हैं, तो एक प्रकार तो हुआ मूल राशि और एक दूसरी राशि होगी व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही जैसे मूल मात्रक थे, ऐसे ही मूल व्युत्पन्न मात्रकों, व्युत्पन्न राशियों को नापने के लिए जो मात्रक यूज होंगे वो होंगे आपके व्युत्पन्न मात्रक। तो अब ये दोनों चीज है क्या, मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। अगर हम बात करते हैं कि वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं,
जिन्हें मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़ती हो, यानी कि वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिन्हें बनाने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। जबकि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें बनाने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों का हम प्रयोग करते हैं, वे राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर हम इसी तरह से बात करते हैं मात्रकों की, तो मूल मात्रक कौन से मात्रक होंगे? वे मात्रक जो मूल मात्रकों को नापने के लिए यूज किए जाएंगे, यानी कि वे मात्रक जिन्हें बनाने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपके मूल मात्रक। और जिन मात्रकों को बनाने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी, वे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। या फिर व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। दोनों तरह से हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो जो आपका ताप का मात्रक है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, इसे पहले इसका पुराना नाम डिग्री सेंटीग्रेड होता था। अगर हम बात करेंगे कैंडेला की, तो कैंडेला का पुराना नाम कैंडेला शक्ति होता था, जिसे वर्तमान में अब जो है आप केवल कैंडेला के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ आगे चलते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को समझेंगे। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को समझने के लिए हमें इन 7 मूल राशियों के बारे में भली प्रकार से पता होना चाहिए। और इन 7 मूल राशियों का यूज करके जितनी भी राशियां बनेंगी, वो राशियां क्या कहलाएंगी? आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं आयतन की, तो आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हम बात करते हैं वेग की, वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। ये सभी फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इन फॉर्मूलों को बनाना भी हम आपको सिखाएंगे, और इनसे मात्रक किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी हम बनाना देखेंगे। हमें ये चीज़ रटनी नहीं है। और इन फॉर्मूलों से बाद में विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ भी हमको समझनी है, रटना कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं आयतन की, तो आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ का हम यूज करते हैं। जबकि जो चौड़ाई है और ऊंचाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। और हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि वे राशियां जिनको बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती हैं, वे कैसी राशियां होंगी? व्युत्पन्न राशियां। तो अगर हम आयतन की बात करते हैं, तो आयतन के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़े? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं, तो तीनों ही एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि हमें लंबाई मूल राशि की 2 या 2 से अधिक बार आवश्यकता पड़ी एक नई राशि आयतन बनाने में। तो इसमें क्या हुआ? मूल राशियों का यूज हुआ इसे बनाने के लिए, इसलिए ये राशि क्या होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ऐसे ही अगर हम वेग की बात करते हैं, तो वेग में भी हमें विस्थापन और समय, विस्थापन किस चीज से नापा था? विस्थापन का मतलब क्या है? 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि लंबाई और समय। तो लंबाई और समय दोनों ही मूल राशियां थी, और हमें किसी राशि को बनाने के लिए अगर मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो वो राशि क्या कहलाती है? आपकी व्युत्पन्न राशि। यानी कि ये भी क्या हुआ? एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल लंबाई की, तो लंबाई को बनाने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लंबाई क्या है? मूल राशि है। तो अगर हम बात करते हैं इनके मात्रकों की, इसी तरह से इनके मात्रक भी बनते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल क्या होगा? हमारे पास आयतन होगा। लंबाई किस चीज से नापी जाती है? मीटर से। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी दोनों एक प्रकार की लंबाई है, इनका मात्रक भी क्या होगा? मीटर। और मीटर की जब 3 जगह गुणा की जाएगी, तो ये क्या हुआ? मीटर की पावर 3। तो इसका मात्रक क्या बना? मीटर की पावर 3। अगर हमें इसका विमीय सूत्र बनाना है, तो विमीय सूत्र में इनके मान रख दिए जाएंगे। लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल गुणा कैपिटल एल गुणा कैपिटल एल। और विमीय सूत्र की एक खासियत क्या है कि इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हुआ? एल की पावर 3। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन का मात्रक अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? वेग का मात्रक अगर हमें निकालना है, तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। इसी करते हैं चाल की, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। अब अगर हम इनके मात्रक निकालते हैं, हमें पता है कि विस्थापन, वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय होगा, यानी कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है?
चाल कहलाती है। अब अगर हमें इनका विमेय सूत्र या मात्रक याद करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी इनके सूत्र में वर्ड यूज हो रहे हैं उनके मात्रक रखते चले जाएंगे। विस्थापन यानी कि क्या है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और दूरी यानी कि लंबाई को किस चीज से नापा जाता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करते हैं इसके विमेय सूत्र की, तो इसका विमेय सूत्र कैसे बनाएंगे हम, मीटर यानी कि लंबाई का मात्रक है, और लंबाई को किससे शो करते हैं, कैपिटल एल से। और अगर सेकंड समय की बात करेंगे तो इसे शो करेंगे हम कैपिटल टी से। अब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा, पावर माइनस की हुई तो कितना हुआ, एल टी की पावर माइनस 1। तो ये हो गया आपका वेग का विमेय सूत्र। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं चाल की, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, और दूरी यानी कि लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। और अगर इसका विमेय सूत्र निकालते हैं तो मीटर को किससे शो करेंगे, लंबाई है कैपिटल एल से, और समय टी से, कितना हुआ, एल टी की पावर माइनस 1। तो इस तरह से हम इनके विमेय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हुई आपकी मूल राशि और मूल मात्रक की। इसके बाद अगला टॉपिक जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।